देखो, हिम्मत जो होती है ना, हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करो और कूद पड़ो। अगर तुम्हें किसी चीज से डर लगता है तो उसका कोई कारण है, बाहर चाहे नहीं है लेकिन तुम्हारे दिल में तो है। तो नुकसान के बारे में सोचना कोई बुराई नहीं है। डर बिल्कुल ही गलत चीज नहीं है, डर पूरी तरह से गलत चीज नहीं है। कई बार वो आपको चौकन्ना करता है कि क्या बुरा हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। ध्यान से देखो तुम्हारा क्या नुकसान हो सकता है, बुरे से बुरा क्या होने के चांसेस है, बचकर कैसे रहा जाए, बिना खुद को नुकसान पहुंचाए उस डर पर काबू कैसे पाया जाए। और जरूरी नहीं है कि आपको जिस चीज से डर लगता है आप उसके उसी का वो करें, है ना। जैसे आपको चूहे से डर लगता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप चूहा पकड़कर अपना डर खत्म करेंगे। उसको उसका मैं एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखो, एक होती है दो पहाड़ों के बीच में, या दो पहाड़ तो खैर बहुत बड़ी चीज हो गई, है ना? दो छोटी सी जो भी जगह है उसके बीच में रस्सी बांधकर उसके ऊपर चलना, रस्सी पर चलना। देखो, अगर आप नॉर्मली डेयर डेविल्स देखेंगे, डेयर डेविल्स भी शब्द यहीं से आया है। डेयर डेविल्स उनको कहा जाने लगा 1800 सन में, अचानक डेयर डेविल शब्द उठकर सामने आया। डेयर डेविल शब्द खासतौर पर हैरी हुडिनी जैसे लोग जो जादूगर थे, जिन्होंने हिम्मत और करेज को, देखो ऐसा नहीं कि उन्होंने शुरू किया, जैसा मैं बता रहा हूं कि अंग्रेजों की शिक्षा से पहले ना भारत में भी और विदेशों में भी एक रिवाज हुआ करते थे बच्चों को दिलेर बनाने के। अगर आज भी तुम लोग गौर करो तो बहुत सारी ऐसी हमारी संस्कृतियां हैं हमारी अलग अलग प्रदेशों में, अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो बच्चों को लड़ना सिखाया जाता है। जैसे सिख धर्म में निहंग हैं, वो तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, और ये चीजें हिम्मत बढ़ाती हैं और इस लेवल तक हिम्मत बढ़ाती हैं कि आजकल आप समझ लो उसका 1% बच गया है, बिल्कुल हिम्मत खत्म हो गई है। मीडिया और ड्रग माफिया जैसे लोगों ने, विदेशी ताकतों ने जो सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया है, सॉफ्ट पावर समझते हो क्या होती है? सॉफ्ट पावर होती है म्यूजिक, फिल्में, घटिया गाने जो तुम्हें बताते हैं कि जेल जाना बड़ी अच्छी बात है, पटर पटर जुबान चलाना बड़ी अच्छी बात है। ऐसी बातें करो कि सामने वाले का गलेजा सुनकर जल जाए, उसको बोलो थप्पड़ मारूंगा, उसका मजाक उड़ाओ, अपने आप को संजय दत्त दिखाओ। संजय दत्त ना, जेल जाना संजय दत्त, जेल जाना संजय दत्त, मतलब वहां से गड़बड़ बहुत घटिया शुरू हो गई। खैर छोड़ो, हम उसके पॉजिटिव पॉइंट पर आते हैं। हिम्मत किन चीजों से बढ़ती है? एक है रस्सी पर चलना। अगर आप गौर करो तो ये ऐसा नहीं है कि चल जाना, गुजर जाना, रस्सी कोई ऐसी नहीं है कि एक दिन आप हिम्मत करके चले जाओगे। अरे उस पर बैलेंस बनाना पड़ता है। वो कोई आग का दरिया नहीं है कि डूब के जाना है, कि चले ही जाना है, एक बार ही जलेंगे हेलेंगे। नहीं नहीं, बैलेंस बनाना पड़ता है। इट्स अ फकिंग स्पोर्ट। मैं कहीं पर भी हिम्मत का मतलब कूद जाओ नहीं बता रहा हूं। विक्रम का मतलब ये नहीं कि आग मार दूंगा तलवार, एक ही बार मारना है, ऐसे नहीं है। कला है, हिम्मत एक कला है, विक्रमी होना एक कला है। डेयरिंग इज एन आर्ट। दया दिखाना हिम्मत है। हिम्मत का काम है, आप लोगों का गौर करो तो इसमें सब कुछ है। दया दिखाना हिम्मत का काम है भाई साहब। तुमने देखा होगा जो लोग डूबते हुए कुत्ते के पिल्ले को बचाते हैं, डूबते हुए लोगों को बचाते हैं, है ना, किसी किसी को सड़क से उठा के हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, वो दया दिखा रहे होते हैं। वो मुझे बताओ, क्या वो हिम्मत का काम नहीं है? कई बार छोटे बच्चे जलती हुई बिल्डिंग में घुस जाते हैं किसी को बचाने के लिए, फिर उनको हमारी सरकार की तरफ से बहादुरी का पुरस्कार दिया जाता है। वो दया है ना। हिंसा करना तो मूर्खों का काम है। हिंसा करना के लिए दिमाग ही नहीं चाहिए, उल्टा आप में दिमाग नहीं होना चाहिए। दया दिखाने के लिए आपको नंबर 1 होना पड़ता है।
अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, किसी किसी ऐसे इंसान से बात करो जिसे तुम्हारे जैसी समस्या थी और वो बाहर निकला। अगर आप किसी इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, किसी ऐसी ऐसे डर से, आपके अंदर कोई फोबिया है, कई कई चीजें होती हैं भाई। देखो, अपने डर को एक नाम दो, हो सके तो थोड़ा फनी नाम दो। समझे? जैसे स्टेज फियर होता है ना? कुछ लोगों को स्टेज पे चढ़ के बोलने में डर लगता है, तो उनको अपने इस डर का नाम क्या रखना चाहिए? उन्हें अपने इस डर का नाम रखना चाहिए जैसे बड़बड़ गड़बड़, है ना? जैसे आप स्टेज पे चढ़े और दिमाग बंद हो जाए तो बोलो अरे बड़बड़ गड़बड़ हो गया, कि बड़बड़ करनी थी मगर गड़बड़ हो गया। जैसे आपको पता है कई लोगों को औरतों से डर लगता है, उन्हें कहा जाता है गाइनोफोबिया। इस डर का नाम होता है गाइनोफोबिया। गाइनोफोबिया का मतलब होता है जिन लोगों को औरतों से डर लगता है। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जो औरतों को देखते ही उनके पसीने छूट जाते हैं। औरत तो उनके लिए साक्षात मृत्यु होती है। क्यों डरते हैं वो? क्योंकि रिजेक्शन हुआ होता है, कभी वो प्यार कर रहे होते हैं तो उसको, या फिर उनकी माँ बड़ी जालिम रही होती है ना, सौतेली माँ जैसी होती है, या फिर किसी औरत ने उनको गलत इल्जाम लगाकर जेल भिजवा दिया। जैसे आप समझ सकते हैं, कुछ लोगों की शादी होती है तो औरतें, उनकी पत्नियां बड़ी डेंजरस होती हैं, वो उन पर तलाक का केस ठोक देती हैं, उनको पूरी फैमिली अंदर करवा देती है, पुलिस से पिटवाती है। तो भाई वो तो 18 साल की उम्र में शादी हुई है, मैं कहता हूँ 20 साल की उम्र तक तो वो, उनके लिए औरत की शक्ल देखना आगे पूरी जिंदगी में हराम हो जाता है। वो तो कप जाते हैं औरत का नाम सुनते हैं। और बड़े कारण होते हैं, बड़े बड़े कारण हैं। ये तो मैं चलो बड़े बुरे कारण बता रहा हूँ, बड़े सेक्सी कारण भी हैं। खैर, ओके। तो देखो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और उन लोगों से बात करो, उन लोगों से दोस्ती करो जो ऐसी प्रॉब्लम से बाहर निकल चुके हैं, जिन्होंने ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, जैसी भी प्रॉब्लम को आप देखते हैं। और कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, जैसे बाइकिंग होता है, सॉरी साइकिलिंग को बाइकिंग बोल रहा हूं मैं यहां पे, ओके। आपने एक चीज गौर की है, भारत के साधु जो हैं, भारत के जितने भी ऋषि मुनि हैं, जब वो हिम्मत की बात करते हैं, जब वो साहस की बात करते हैं, तो वो पहाड़ों की बात करते हैं। पहाड़ अपने आप में जवाब है। पहाड़ को फेस करना, पहाड़ पर चढ़ना, वो आपको हिम्मत देता है, और सच में बड़ी हिम्मत देता है। देखो, हिम्मत एक मांसपेशी जैसी होती है, अगर हम उसे ट्रेनिंग देते रहेंगे तो वो वक्त के साथ साथ मजबूत होती रहेगी, फैलती रहेगी। और अगर हम इन मांसपेशियों को नजरअंदाज करते जाएंगे तो ये कमजोर होती चली जाएगी, और कभी क्विक एक्शन के समय ये धोखा दे जाएगी। उसे उसे करते रहो। ऐसे काम करो जिसे करने में बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। देखो, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, जैसे पेड़ पर चढ़कर गाना गाना। अगर आपके आसपास कोई पेड़ है तो उसके ऊपर चढ़ जाओ और गाना गाओ, लोगों को देखने दो। ये जो एक्टिविटीज मैं बता रहा हूं, ये कोई ऐसे नहीं कि मेरे दिमाग में आ रही है और मैं बोलता जा रहा हूं। ये बड़ी सोची समझी चीजें हैं, बड़ी परखी हुई चीजें हैं। गंजे हो जाना, ये बड़ी विद्रोही चीजें हैं, ये बड़ा कुछ लाती हैं। वैसे तो एक और भी है, नंगे हो जाना, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। देखा ना, साधु सन्यासी नंगे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, बड़ा दिल बड़ा करता है, वो गंजे हो जाते हैं। जब ब्राह्मण अपने गुरु के पास पढ़ने जाता है, शिष्य अपने गुरु के पास पढ़ने जाते हैं, गुरु सबसे पहले उसे गंजा ही करता है। चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे कोई धर्म हो, पहले वो गंजा करते हैं। क्योंकि इंसान जब खुद को गंजा देखता है तो उसको समझ में आता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक घटना बताता हूँ, ये घटना मैंने कभी कभी भी कहीं भी नहीं बताई है। एक बड़ी मजेदार घटना हुई मेरे साथ। ठीक है, मैंने 10th क्लास में पढ़ता था, और तब तक 10th क्लास में पढ़ता था उसका, जब हम
खत्म होने वाली होती है क्लास तो कुछ पार्टी वार्टी होती है, अभी वो होने वाली थी, उससे पहले की बात है। हम लोग थोड़ी तैयारी वैयारी कर रहे थे और स्कूल के बड़े बड़े टीचर और प्रिंसिपल सब ने बच्चों में कुछ काम बांट रखे थे। मुझे ना एक ऐसे बोला कि चलो तुम ना स्टेज पर जाओ और बोलो कुछ। मेरे पसीने मेरे पसीने छूट गए। मैंने कहा यार मैं नहीं, पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगी। लेकिन वो भी अच्छे टीचर थे, उन्होंने कहा बेटा तेरे से ही करवानी है, तूने बहुत, है ना, पूरे स्कूल में गंद मचा रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा पॉपुलर था, एक किस्म से मैं बदनाम था। मैं था आशिक, है ना, आशिक होते हैं ना, इस लड़की के पीछे उस लड़की के पीछे, हर मैडम को पता था, हर टीचर को पता था कि एक नंबर का ये आशिक है और ये ज्यादातर लड़कियों से मार खाता है, इसके साथ कोई ज्यादा पटती नहीं है। मजनू के तौर पर मैं बदनाम था और लोग मुझे कुछ ऐसा, है ना, मेरा मजाक ज्यादा उड़ाया जाता था क्योंकि जैसा होता ही है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे ये पसंद करते थे कि मैं थोड़ा, है ना, आशिक किस्म का हूं। ऐसा नहीं है कि वो मुझे नफरत करते थे बस पता सबको था। तो उन्होंने भी मुझे फंसाया, कि मतलब फंसाया क्या बोले, इसको चढ़ाओ, ये बहुत, है ना, पटर पटर करता है, कभी इस लड़की से बातें कर रहा होता है, कभी उस लड़की से बातें कर रहा होता है। लड़कियां भी कहती हैं बहुत बोलता है, टीचर भी बोलते हैं बहुत बोलता है, मैं हर कहीं बोलता ही रहता था क्लास में भी। लेकिन मुझे बोला बेटा स्टेज पे चढ़ जा। मैंने कहा नहीं, मुझे जान से मार दो, मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि मेरे बोलने की शुरुआत कहां से हुई ओके, तो क्या हुआ भाई साहब, पूरे स्कूल की असेंबली सुबह सुबह, पूरा स्कूल हमारा असेंबली में इकट्ठा हुआ था। ठीक है, यहां था हमारा माइक, ओके, प्रिंसिपल टीचर सब खड़े थे और मुझसे कहा गया आओ जी बोलो। मैंने कहा ठीक है बोल देते हैं। मैं जी गया, स्टेज पे चढ़ा, है ना, एक स्टेप दो स्टेप तीन, यहां पहुंचा और मेरा यकीन करो मेरी पैंट उतर गई मुझे नहीं पता वो कैसे उतर गई, मेरी पैंट उतर गई। स्कूल यूनिफॉर्म होती है ना, ब्लू कलर की पैंट केंद्रीय विद्यालय की, और मैंने बेल्ट नहीं लगा रखी थी क्योंकि कुछ मेरे उस्तादों ने मुझे एक चीज सिखा रखी थी कि बेल्ट नहीं लगाते हैं, इससे हम कितने हरामी है ये पता चलता है, हम लोग कितने दुष्ट बच्चे हैं, हम लोग कितने शैतान हैं। तो हम बेल्ट नहीं लगाते हैं क्योंकि क्योंकि बेल्ट के ऊपर ना स्कूल का बैच लगा होता है। और जब हम बंक करते हैं, आवारागर्दी करते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं, स्कूल में नहीं आते हैं, तो बाहर पुलिस हमें नहीं पकड़ती है। क्योंकि देखो बैच लगा इसलिए होता है ताकि पुलिस पकड़े और वो आपके स्कूल का बैच देखेगी तो आपके स्कूल में इन्फॉर्म कर देगी और आपको उस स्कूल तक छोड़कर आएगी कि भैया स्कूल के टाइम बाहर आवारागर्दी कर रहे हो, अच्छा सा कारण भी नहीं है, प्रिंसिपल के दी हुई पर्ची भी नहीं है तुम्हारे पास, तो क्या करो अपनी बेल्ट को उतार कर हमेशा फेंक कर रखो या बैग में रखो, बेल्ट मत पहनो। क्योंकि अगर पुलिस वाला तुम्हें पकड़ता है और तुम किसी स्कूल का बताते हो खुद को, तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग मानते हैं कि बच्चे अक्सर झूठ बोलते हैं, अपने असली स्कूल का नाम नहीं बताएंगे, ये हमें यूं ही घुमाते रहेंगे, तो वो आपको आखिरकार एक दो चांटे मारकर छोड़ देते हैं। तो मैं भाई साहब बेल्ट नहीं पहनता था और पता नहीं किस तरह और क्यों वो जो प्लग होते हैं ना जिससे पैंट जोड़ी जाती है वो खुल गई और यहां पर मैं ऊपर चढ़ा और मेरी पैंट पूरी उतर गई। इतनी सी नहीं उतरी कि घुटनों तक आ जाए, वो इतनी उतर गई कि वो मेरे पैर भी उसमें से बाहर आ गए, वो पीछे पड़ी रहेगी। मैं फिर वापस गया अरे 500-600 स्टूडेंट थे वहां, 500-600 स्टूडेंट, केंद्र विद्यालय बहुत बड़े होते हैं, वहां 1500 से 2000 स्टूडेंट होते हैं। और तब उस वक्त वहां 500-600 स्टूडेंट थे। आप यकीन करो मेरी पैंट उतर गई। मैंने ब्लू कलर का थॉन्ग पहन रखा था, ऊपर से एक शर्ट। मैं वापस गया और क्या खुशी हुई सबको, है ना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितना खुश हुए होंगे सब टीचर प्रिंसिपल सब बहुत खुश हुए, सब लड़कियां, उनमें सब लड़कियों ने ताड़ी बजाई कि लो जी, है ना, मिस्टर मजनू की पैंट ही उतर गई। ओके खैर मैंने अपनी पैंट पहनी और मैंने सोचा कि ये क्या हो गया भाई, ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया है।
मैं वापस नीचे उतरूं तो नीचे बच्चे ही बच्चे, बच्चे ही बच्चे। पैंट तो मैंने पहन ली और मैंने उस हुक को, जिप को बंद किया और उस हुक को ऐसे पकड़ा और सब बोल रहे चलो चलो वो सुनाओ, तो अब तो पहन ही लिए पैंट। खैर मैं गया और मैंने सुनाया, क्योंकि भैया मैंने सोचा अब बचा ही क्या है, और अब मेरे पास खोने को बचा ही क्या है। मुझे याद है मैंने शिव मंगल सिंह सुमन की एक पोयम सुनाई थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, नीड न हो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। मैंने ये पोयम सुनाई और नीचे उतर आया। सवाल यह है कि तुम्हारा परसेप्शन क्या है, जीवन के प्रति तुम्हारा नजरिया क्या है? क्या तुम हारने वाले हो? क्या तुम जीतने वाले हो? क्या तुम लड़ने वाले हो? डर गया? जो आदमी कभी, मैंने बोला मुझे मार दो, मैं पब्लिक स्पीकिंग कर ही नहीं सकता, मैंने बोलना ही नहीं है, और उस दिन मैं बोला, फिर मैं अभी तक चुप ही नहीं हुआ, क्योंकि अब बचा क्या है? अरे भाई इससे ज्यादा क्या हो जाएगा? बहुत से लोगों को सेल्स का फोबिया होता है। उन्हें लगता है ना ही उन्हें लीड्स मिलेंगे, ना वो सेल्स कर पाएंगे, और वो सेल्स शुरू करने से पहले ही भविष्यवाणियां करते फिरते हैं कि नहीं बिकेगी, कोई नहीं खरीदेगा, इस प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है। वो किसी को अप्रोच करने से पहले ही भविष्य देख चुके होते हैं कि लोग मना कर देंगे। इससे उनकी अप्रोच करने की कोशिश पूरी तरह से रिजेक्शन हासिल करने की कोशिश बन जाती है, और वो रिजेक्शन को हासिल कर लेते हैं। तुमने देखा ना, कुछ लोग क्रिकेट से इतना प्यार करते हैं, अपने देश से इतना प्यार करते हैं कि वो शुरू के 10 मिनट में बोल देते हैं हार जाएगी इंडिया, हार जाएगी। मतलब वो खुद ही है ना, मतलब उनको खैर उसमें तो कोई और खिलाड़ी होता है, उसमें वो कह सकते हैं कि हार जाएगी, लेकिन आप उस पॉइंट को पकड़ो कि लोग क्या कहते हैं, हार जाएगी, कुछ नहीं बनने वाला, अरे ये हार गई। मतलब वो खुद को एक ये कह रहे होते हैं कि मुझे कम से कम जब हारे तो मुझे कम झटका लगे, ऐसा ना हो कि मैं पहले उम्मीदें पाल लूं जीत जाएगी जीत जाएगी जीत जाएगी, और हारे तो मुझे है ना डबल झटका मिले। तो ऐसा करता हूं मैं, पहले से अपने आप को समझाता हूं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग निराशाजनक बातें करते हैं ताकि वो खुद से बाद में ये कह सकें कि देखा मैंने पहले ही कहा था, ये सेल्स नहीं होगी, ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। देखो मेरी बात सुनो, चाहे लड़की पटाना हो, चाहे लड़की को अप्रोच करना हो, चाहे सेल्स करनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग हो, कुछ भी हो, हर चीज पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक खेल है। इसमें आपको केवल ग्राहक के मनोविज्ञान के साथ ही नहीं खेलना पड़ता, बल्कि एक टेलीपैथी की प्रक्रिया के तहत, देखो ये एक टेलीपैथी होती है, हर चीज एक टेलीपैथी है। टेलीपैथी समझते हो? दिमाग से दूसरे के दिमाग में तरंगे भेजना। देखो हर चीज ना एक किस्म की टेलीपैथी ही होती है। हम टेलीपैथी पर इस टाइम नहीं बोल रहे हैं, फिर कभी बताऊंगा टेलीपैथी पर, लेकिन बात को समझो, ये जो बता रहा हूं ये भी टेलीपैथी है। आपको कस्टमर के दिमाग को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको उसके दिमाग के साथ कुछ करना होता है, आपको अपने दिमाग के साथ कुछ करना होता है।
ये टेलीपैथी की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर आपका मनोविज्ञान सही है, अगर आपका आत्मविश्वास और आपका साहस सही है, तो आपको जादुई रिजल्ट मिलेंगे। आप गंजों को कंगी बेच सकते हैं और भिखारियों को घोड़े हाथी। मेरा यकीन करो, आपको ग्राहक के दिमाग के साथ कुछ नहीं करना है। आपको जो भी करना है अपने दिमाग के साथ करना है। अगर आपने खुद को निडर बना लिया, विक्रमी बना लिया, तो आपका दिमाग अपने आप आपके शरीर को, आपकी आवाज, आंखों को, यहां तक के आपके हेयर स्टाइल को भी कंट्रोल करेगा और ये सामने वाले को भी टेलीपैथी के जरिए ऐसे सिग्नल भेजेगा कि वो मान जाएगा। देखो, जब मैं सेल्समैन को ट्रेनिंग दे रहा होता हूं तो अक्सर सेल्समैन ये सवाल पूछते हैं कि ग्राहक का दिल कैसे जीता जाता है, ग्राहक का ध्यान कैसे खींचा जाए, ग्राहक को विश्वास कैसे दिलाया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि ग्राहक हमारा सामान लेने के लिए तैयार हो जाए। मैं कहता हूं वो सब छोड़ो, खुद पर काम करो। ग्राहक को एक आदमी थोड़ी ना है, ग्राहक तुम्हारे अलावा हर दूसरा आदमी ग्राहक है, तुम्हारे अलावा हर दूसरा आदमी ग्राहक है, यानी कि हर कोई ग्राहक है। इस पृथ्वी पर जो करोड़ों करोड़ों लोग हैं वो सब ग्राहक हैं। तो तुम्हें जिसके मनोविज्ञान पर काम करना है वो तुम हो। ये तो अगर 600 करोड़ है तो भाई साहब ये 600 करोड़ के 600 करोड़ों की अलग साइकोलॉजी है। विक्रम, याद करो आखिरी बार तुमने कब हिम्मत दिखाई थी, कब तुम्हारा कलेजा मुंह को आ गया था, कब तुम्हारे पेट में तितलियां उड़ने लगी थी, कब तुमने कोई ऐसा काम किया था जिसे करते वक्त तुम्हारे हाथ पैर सुन्न हो गए थे, कब तुम्हारा गला सूखा था। हर परेशानी का कारण कुछ ना करना है। हर एक प्रॉब्लम का कारण क्या है? कुछ ना करना। इस दुनिया में तुम कुछ करके नहीं पछताओगे बल्कि ना करके पछताओगे। इसलिए करूं या ना करूं में से सबसे अच्छा फैसला होता है कर दो। जस्ट डू इट। दुनिया में जितने भी सम्मान हैं, इनाम हैं, चाहे वो बहुत दौलत हो, बड़े बंगले हो, गाड़ियां हो, औरतों के साथ एंजॉय करना हो, सब कुछ कुछ करने से मिलता है। यहां वो इनाम नहीं है जो किसी को इसलिए दिया जाता है कि अच्छा हुआ तुमने ये काम नहीं किया, ये लो परमवीर चक्र, ये लो मेरी बेटी से शादी कर लो, थैंक यू भाई तुमने कुछ नहीं किया। ऐसे होता है कभी? जो भी मिलता है करने से मिलता है, और उसे करते वक्त गलतियां भी होंगी, फेल भी होवोगे, दोबारा कोशिश करो, करते रहो। तुम जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो भाई साहब, उसके लिए बहुत बेइंतहा साहस की जरूरत होती है। अपने सपने पूरे करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तुम्हारे सपने पूरा करने के रास्ते में बहुत सारे डर आएंगे, परेशानियां आएंगी जो तुम्हें झुकाने और गिराने की कोशिश करेंगी। तुम कई बार कहोगे किस्मत खराब है, तुम भूल जाओगे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी मानसिकता बीमारों वाली होनी शुरू हो जाएगी, तुम धीरे धीरे चीजें पटकना शुरू करोगे और तुम इस बात पे यकीन करना शुरू कर दोगे, अरे मेरा काम है, खराब तो हो गई। तुम कहीं बैठे होगे, जरूरी काम, लाइट चली गई, साथ वाला पूछेगा क्या हुआ, तुम बोले हुआ क्या है भाई, मैं हूं ना मनहूस नंबर 1, मैं किस लिए बैठा हूं यहां, मुझे तो पता था कुछ गड़बड़ होगी। इस मानसिकता को पलटने के लिए ही जबरदस्त साहस की जरूरत पड़ती है, इसलिए विक्रमी होना जरूरी है। तुम बार बार, मैं एक चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसे समझो कि बिना एक्टिविटीज के, बिना इन एक्सरसाइजेस के जो मैं बता रहा हूं बात नहीं बनेगी। सिर्फ फिलॉसफी से, सिर्फ सोचने से, कविताओं से, है ना, और इनसे उनसे तो कुछ नहीं होता भाई। कांड करने पड़ते हैं, जो काम शुरू किया उसे करना पड़ता है। मेरी पैंट उतर गई थी, मैंने पूरी पोएम सुनाई। विक्रमी बनो, साहसी बनो, अपने जीवन की दिशा को बदल दो। कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं, वही जो हम करते आ रहे हैं। किसी को डेट पर जाने के लिए पूछो, कोई रिस्की काम करो, अगर किसी के साथ कुछ अत्याचार हो रहा है तो उसके साथ खड़े हो, कोई बुली कर रहा है किसी को डरा रहा है। कई बार होता है ना, कोई साधारण सी शक्ल वाले लोग होते हैं ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में,
जिसे कुछ शैतान लड़के, वो शैतान नहीं होते, वो कमजोर आदमी को देखकर ही शैतान बनते हैं, शरारतें करते हैं, उसका साथ दो, उनको बोलो भाई इसको तंग किया ना तो एक एक के झापड़ पड़ेंगे। ऑफिस में अपने बॉस को प्रमोशन के लिए कहो, सैलरी बढ़ाने के लिए कहो। किसी बुरे और घटिया रिलेशनशिप को छोड़ो, उसे खत्म करो, जिसमें तुम्हारा पार्टनर मनमर्जियां करता है, तुम्हें डोमिनेट करता है, तुम्हें बताता है कि तुम मानसिक रूप से बीमार हो, पागल हो, कम समझते हो, दिमाग धीमे चलता है तुम्हारा। तुम्हें याद है ना, मैंने बहुत पहले भी कई लेक्चर्स में बताया कि बड़े हैं कान जिसके में मैंने बहुत बार बताया कि लोग ठोक ठोक के कहेंगे भाई तू पागल है, भाई तेरा दिमाग खराब है, क्योंकि खुद उनका दिमाग खराब होता है तो वो दूसरों का बताते हैं। मतलब अब क्या बोले, है ना। सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, राहुल गांधी है, ठीक है, राहुल गांधी को पहले ही पप्पू घोषित कर दिया गया है। अब देखो ओपोजिशन का काम होता है भाई कि जो करंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ आवाज उठाए, लेकिन चाल देखो कितनी अच्छी है, सरकार में आने से पहले ही बीजेपी ने बोला ये तो पप्पू है, क्योंकि उन्हें पता था ये हमारा सबसे बड़ा ओपोनेंट है, ये हमारी गलत नीतियों के विरोध बोलेगा। उन्होंने इसको, इसकी हर हरकत तुम देखते हो कहीं भी चले जाओ, अरे वो अच्छा है या बुरा है मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा नेता है वो, कम से कम वो ओपोजिशन में तो खड़ा है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि ओपोजिशन होना, इसलिए तो ओपोजिशन होती है दुनिया में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब कांग्रेस की सरकार थी तब उनका ओपोजिशन मोदी था, वो कितना ताकतवर ओपोनेंट था, उसने कितनी बुरी चीजें कांग्रेस की उखाड़ के सामने ला दी और धज्जियां उड़ा दी। वही रोल अब राहुल का क्यों नहीं है, उसको पप्पू बना दिया हुआ है। वो कहता है ये क्या हो रहा है, चाइना घुस गया, उसको बोलते हैं अबे यार तेरी कौन सुन रहा है बात, अरे क्यों नहीं तुम सुनो, तुम मोदी। क्यों ओपोजिशन होनी जरूरी है, क्योंकि कोई भी सरकार हो ताकत में आते ही पागल हो जाती है, गारंटेड। ऐसा नहीं है कि मोदी को ये कुछ हो गया या अमित शाह को कुछ हो गया, भाई सभी पागल हो जाते हैं, सभी रूढ़िवादी बनते हैं, सभी तानाशाह बनते हैं, और वो तो चाहते हैं कोई ओपोजिशन में बोलने वाला ही ना हो। तो देखा कितने चालाक है, मतलब आने से पहले ही अपने दुश्मन खत्म। उन्हें पता है कि लोग हमें गालियां देंगे, तो पहले ही बोल रहे हैं हमने गालियों के लिए कमर कसी हुई है। मोदी जी का एक लेक्चर है ना, मोदी जी का एक भाषण है जिसमें वो कहते हैं मुझे पागल कुत्ता कहा, खुजली वाला बंदर का। अरे पहले ही बोल दिया खुद को, अब कोई कहेगा तो वो कहेंगे मुझे, देखा मतलब एडवांस। खैर, सरकार के खिलाफ किसी बात का विरोध करना, अगर तुम्हें कोई नौकरी नहीं पसंद है और तुम अपना बिजनेस करना चाहते हो तो छोड़ो उस नौकरी को। ये वो एक्टिविटीज हैं जो तुम्हारा दिल बढ़ाएंगी, ऐसे नहीं कि तुम वहीं हो और सोच रहे हो कि हिम्मत वाली किताबें पढूं तो उससे कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, करना पड़ता है। अगर तुम एक औरत हो और बहुत सारे मर्दों के बीच में बैठी हो, है ना, होता है ना कई बार कोई मीटिंग हो रही हो, हम लोग अक्सर देखते हैं अगर बहुत सारे मर्द इकट्ठे हुए हैं तो वो बातचीत के दौरान अकेली औरत का ओपिनियन नहीं पूछते, वो कुछ कहती है तो आगे से मजाक उड़ाते हैं ना, कि अरे मेकअप करने में टाइम लग गया होगा, है ना, पीरियड चल रहे होंगे आपको, मतलब मस्तियां करते हैं। ये होता है 10 कुत्ते इकट्ठा हो जाए तो शेर बनते हैं। खिल्लियां उड़ाते हैं, जो औरत का ओपिनियन नहीं पूछते, पूछ भी लेंगे तो स्वीकार नहीं करते, आगे से हर 4-5 उल्टी पुल्टी सुनाते हैं। तो औरत को क्या करना चाहिए, बार बार अपनी बात को रखते रहना चाहिए जब तक वो उसे सीरियसली ना लें। उसे करज का प्रदर्शन करना चाहिए, उसे विक्रमी बनना चाहिए, उसे हंसना नहीं चाहिए। अक्सर मर्द रोमांटिक टौंटे मारते हैं लड़की देखते ही, और 3-4 इकट्ठे हुए हो तो ज्यादा ही। एक बार समझा दो फिर सबके सब शांत हो जाते हैं, बड़ा मजा आता है। देखा ना, कानून मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जो औरतों के इस पक्ष में कानून होता है।